हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग फ्यूचर चैनल में। आज हम आपके लिए अर्थशास्त्र का दूसरा क्लास लेकर आए हैं, जिसे आप इकोनॉमिक्स कहते हैं इंग्लिश में। तो हम पहले क्लास में पढ़ चुके थे कि अर्थशास्त्र क्या है और उसकी अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं। आज हम अर्थशास्त्र के अंतर के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम अब इसका अंतर देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हेडलाइन में कि ट्वेल्थ के सिलेबस अकॉर्डिंग क्लासेस आपको दिया जा रहा है। जितने भी क्लास आपको दिया जाएगा, अगर आप इन सभी का क्लास अच्छे से कर लेंगे तो आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो चलिए हम देखते हैं। अर्थशास्त्र मैंने आप पहले ही पढ़ चुका है फर्स्ट क्लास में, ठीक है। इसमें हम अब देखेंगे व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। इन दोनों में अंतर क्या है। तो आप जब भी किसी चीज़ का अंतर देखें तो आप दो कॉलम बना लें इस प्रकार से। नेक्स्ट बार से जब भी अंतर वाला सवाल लाएंगे हम इसी कॉलम हिसाब से लाएंगे। इसमें नहीं ला पाए हैं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ प्यारे स्टूडेंट। जैसे आप एक साइड लिखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, और दूसरे साइड लिखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। आप इसी तरह पेपर में लिखेंगे, ठीक है। हम आपको एक साइड इधर व्यष्टि अर्थशास्त्र को लिखेंगे और इधर समष्टि अर्थशास्त्र को आप उस तरह से लिखेंगे। इस बार मैं इस तरह से नहीं ला पाया हूँ, लेकिन अगली बार से जब भी अंतर वाला लाएंगे इसी तरह से लाएंगे। चलो अब हम सेशन को शुरू करते हैं। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और इसके बारे में संपूर्ण व्याख्या कर लेंगे, और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में संपूर्ण व्याख्या कर लेंगे। यही दोनों का अंतर होता है, ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र वह शाखा है जो अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का साधारण शब्दों में अर्थ यह है कि ये एक पर्टिकुलर इकाई, एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करता है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। दूसरा पॉइंट में इसका क्या है। इसका उदाहरण एक वस्तु की कीमत का निर्धारण एक व्यक्ति की आय करती है। आपको मैंने पहले ही बताया कि यह जो है एक यूनिट पर निर्भर करता है, ठीक है। इसमें एक व्यक्ति का निर्धारण एक आय करती है। इसका तात्पर्य यह हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति के पास 100 रुपया है और वो मार्केट जाता है किसी वस्तु को किनने के लिए, तो उस वस्तु की कितनी मात्रा वो किने वे क्रेता पर निर्भर करता है। यही इसमें बोला गया है। आगे का पॉइंट देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र आंशिक संतुलन पर आधारित होती है, ठीक है। इसमें कुछ बताने वाला है नहीं स्टूडेंट। आगे देखते हैं। नंबर 4 पर है, इसे कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। 5 नंबर में मांग एवं पूर्ति व्यष्टि अर्थशास्त्र के उदाहरण है, ठीक है। इसमें मांग एवं पूर्ति है और उसमें समष्टि में आपको कुल मांग एवं कुल पूर्ति रहेगा, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं। आगे है 6 नंबर में क्या है। अंग्रेजी में इसे MICRO मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुआ है। माइक्रो और मैक्रो दोनों शब्द का उत्पत्ति ग्रीक भाषा से ही हुआ है। अब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को देखेंगे, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र पूरा हो गया। व्यष्टि अर्थशास्त्र को देखेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसका पहला पॉइंट क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र वह शाखा है जिसमें कुल रोजगार, कुल निवेश का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या था कि एक यूनिट, एक प्रति व्यक्ति आय के बारे में अध्ययन किया जाता था, लेकिन इसमें कुल रोजगार और कुल निवेश का अध्ययन किया जाएगा, यानी कि संपूर्ण के बारे में बात करेगा, ठीक है। दूसरा नंबर में है, इसके उदाहरण कुल मांग, कुल पूर्ति, प्रति व्यक्ति आय आदि। इसका उदाहरण जो है कुल मांग, कितना कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु का मांग किया है और उसे कितना पूर्ति हो रहा है, कुल पूर्ति, वह इस पर निर्भर करता है, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं अब। समष्टि अर्थशास्त्र सामान्य संतुलन पर आधारित है, ठीक है। 4 नंबर में है, समष्टि अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं। नंबर 5 में है, कुल मांग एवं कुल पूर्ति समष्टि अर्थशास्त्र के उदाहरण है। और उसमें क्या था, मांग और पूर्ति
व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण था, इसमें कुल मांग और कुल पूर्ति है। ठीक है, अब आगे की ओर देखते हैं। 6ठा नंबर में है समष्टि अर्थशास्त्र, अंग्रेजी में MACRO, माइक्रो शब्द जिसकी उत्पत्ति, इसका भी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुआ है। यह आपको 1 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है कि माइक्रो शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ठीक है, आप जब भी किसी चीज़ का अंतर लिखें तो आप इसी तरह लिखें जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको। जैसे आप यहाँ एक लाइन खींचेंगे, इधर व्यष्टि इधर समष्टि, इस तरह से इसका 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, इसी तरह से इसका 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, जिस तरह से यहाँ पॉइंट बना के लिखा हुआ है आप इस तरह से इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो आपको याद करने में सहायता बहुत ज़्यादा होगा। आगे की ओर देखते हैं आगे क्या है। अब समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर हम लोग पढ़ चुके हैं। वे अंतर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना जरूरी है, यह हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं क्या क्या है। ठीक है, अथवा इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र की आधारभूत समस्याएं क्या क्या है। ठीक है, तो देखते हैं अब अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं पैदा कैसे होती है और क्यों होती है। ठीक है, देखते हैं। तो अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या पैदा होने के कारण देखते हैं कैसे। मनुष्य की आवश्यकता अनंत है मगर इसे पूरा करने वाले साधन सीमित है, अतः इस सीमित साधनों के कारण अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित प्रमुख केंद्रीय समस्याएं पैदा हो जाती है। यानी यह पॉइंट यह बोलना चाह रहा है कि हम लोग जो है यानी कि मनुष्य, इसकी आवश्यकताएं अनंत है, ये बहुत चीज़ इच्छाएं रखता है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए इसके पास साधन सीमित है। जैसे हम अगर मान लें कि हम अगर कोयला का उदाहरण लें, कोयला, ठीक है, कोयला का उदाहरण लें तो कोयला हमारे पास सीमित है, जितना है उतना ही है, वो कोयला बढ़ नहीं रहा है, लेकिन हम लोग का आवश्यकता उस कोयला से बहुत अधिक है। जैसे उसी कोयला से हम लोग बिजली बनाते हैं, भट्ठी में यूज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं। ठीक है, घरों में यूज करते हैं। ठीक है, भट्ठियों में यूज करते हैं। ठीक है, और फिर ईंट बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, और अन्य कई प्रकार की तरह से हम लोग उसे यूज करते हैं, लेकिन वह सीमित है। ठीक है, यही इसमें बोला गया है। आगे की ओर देखते हैं। अब केंद्रीय समस्या पैदा होती है, इसका निम्न प्रमुख केंद्रीय क्या क्या है देखते हैं आगे। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। पहला क्या है, क्या उत्पादन करें। ठीक है, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। ठीक है, तो अब हम इन तीनों बिंदुओं को संक्षेप में देखेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। तो सबसे पहला बिंदु क्या था कि क्या उत्पादन करें। ठीक है, तो क्या उत्पादन करें देखते हैं। अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं, विलासितापूर्ण वस्तुएं, औद्योगिक वस्तुएं तथा सैन्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, मगर सीमित साधनों के कारण हमें यह निर्णय लेना पड़ता है कि किसी वस्तु का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए। इसका तात्पर्य यह होता है कि अर्थव्यवस्था में सीमित साधन है, अर्थव्यवस्था में जो मौजूद है वो सीमित साधन है, लेकिन हम जो है इन सीमित साधनों से बहुत अधिक वस्तुएं बनाना चाहता हूँ और बहुत अधिक कार्य में लेना चाहता हूँ। इस सीमित साधनों के कारण से हमें यह निर्णय लेना पड़ता है कि क्या उत्पादन करें, क्या अधिक आवश्यक है। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। अगर जैसे हम बताएं तो अगर चाय और कॉफ़ी दोनों में देखें कि चाय और कॉफ़ी का उदाहरण लिए थे, उस जगह पर चाय उगा सकते हैं और उस जगह पर कॉफ़ी भी उगा सकते हैं, दोनों चीज़ उगा सकते हैं, लेकिन इस दोनों चीज़ में प्राथमिकता हम किसे दें यह निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि अभी मार्केट में क्या डिमांड है, क्या मांग किया जा रहा है, उसका उत्पादन किया जाए ताकि अर्थव्यवस्था संतुलित रहे। ठीक है, अब दूसरा उत्पादन देखते हैं क्या करें, कैसे उत्पादन करें। केंद्रीय समस्या दूसरा क्या है, कैसे उत्पादन करें। अर्थव्यवस्था की दूसरी समस्या उत्पादन के तकनीक के चयन से है। यदि मजदूर प्रधान तकनीक से उत्पादन किया जाए तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, मगर उत्पादन का स्तर निम्न होगा। यदि पूंजीपतियों तकनीक से उत्पादन किया जाता है तो मशीनों के प्रयोग से उत्पादन अच्छा होगा, लेकिन बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि ये पूरा पॉइंट ये बताना चाह रहा है कि जो कैसे उत्पादन करें,
अर्थव्यवस्था में एक यह बहुत बड़ा समस्या है कि कैसे उत्पादन करें। यदि हम मशीनों का प्रयोग करके उत्पादन करते हैं तो उत्पाद तो बहुत अधिक होगा, लेकिन बेरोजगारी बढ़ जाएगी, लोगों को रोजगार का अवसर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर यदि हम मजदूरों से वो कार्य करें तो उत्पादन का स्तर निम्न होगा, मतलब उत्पादन बहुत कम होगा वस्तु का, और लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, इससे भी अर्थव्यवस्था में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हमें यह निर्णय लेना पड़ता है कि कैसे उत्पादन करें। ठीक है, जैसे कि हम अगर बता दें, जैसे कि हम लोग जब खेती करते हैं, ठीक है, तो कोई ट्रैक्टर से, यानी ट्रैक्टर को कल्टीवेटर बोला जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में, तो ट्रैक्टर से कोई खेत जुताई कर देता है। ठीक है, तो ट्रैक्टर से खेत जुताई करता है तो खेत तो बनता है अच्छा से, उसमें उपज भी अधिक होता है, लेकिन वहीं जो व्यक्ति खेत को जुताई कर सकता था हल से, वो बेरोजगार हो जाता है। ठीक है, इसमें यही बताया गया है। ठीक है, आगे की ओर देखें, आप उदाहरण सहित लिखेंगे, जैसे कि हम आपको हर बार हर बिंदु में आपको उदाहरण देके बताए हैं। ठीक है, तीसरा बिंदु है किसके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है, तीसरा बिंदु है क्या, किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो अर्थव्यवस्था में कई प्रकार के लोग निवास करते हैं जिनकी आवश्यकताएं और आय दोनों अलग अलग हैं। अतः अर्थव्यवस्था की तीसरी समस्या में यह निर्णय लेना पड़ता है कि वस्तु के उत्पादन किस तकनीक से किया जाए। यह भी एक बहुत बड़ा समस्या है कि हमें यह निर्णय लेना पड़ता है कि वस्तु का उत्पादन किस तकनीक से किया जाए, क्योंकि लोग जो है, लोगों की आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं। ठीक है, कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोगों को, जैसे हम बता रहे हैं उदाहरण देकर, जैसे कुछ लोगों को चाय पसंद है और कुछ लोगों को कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी, तो हमें ही यह निर्णय लेना पड़ता है कि किसका उत्पादन करें। हम उत्पादन उसी चीज़ का करेंगे जिसका मार्केट में डिमांड है, यानी बाजार में जिसका मांग किया जा रहा है, उसी वस्तु का हम उत्पादन करेंगे ताकि उसका पूर्ति हो सके उचित तरीके से। ठीक है, जिससे अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में बनाए रखे। यही अर्थव्यवस्था की 3 प्रमुख केंद्रीय समस्याएं थी। ठीक है, जिसको मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि भी किसी प्रकार के डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। यदि आप यह PDF सेम टू सेम चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, आप ज्वाइन कर लें। यह PDF टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा। और यदि सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब हम क्लास को ऑफ करते हैं।